लाइट बंद, इधर से देखो कौन सी बटन है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या आप लोगों से सॉल्व? क्या आंसर आया? 400। चलो देखते हैं, सेम क्वेश्चन था क्या जैसा कल किया था? थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। ऑनलाइन वाले आ गए सभी? हम्म देखिए, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। पुरुष में 3/8 और महिलाओं में 2/5 अस्थाई है, मतलब टेम्पररी है, और स्थायी कर्मचारी 740 हैं। तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है? चलिए ठीक है, आपसे कहा गया है पुरुषों की संख्या कितनी है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? अरे 2 बटे, आदमी कितने और महिला कितनी? 2/3 का मतलब है कि टोटल अगर 3 होगा तो आदमी 2 होंगे, महिला 1 होंगी। अब इनके अंदर 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, कुछ टेम्पररी हैं और कुछ परमानेंट हैं। पुरुषों में 3/8 क्या है? अस्थाई है। देखो, कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पररी है, इसमें भी परमानेंट है, इसमें भी टेम्पररी है। आपसे कहा गया है पुरुषों में 3/8। अब देखो, 3/8 का मतलब क्या है? 3/8 का मतलब है कि 8 में से 3 क्या है? टेम्पररी है। तो परमानेंट कितने होंगे? 5/8। और महिलाओं में 2/5 टेम्पररी है, तो परमानेंट कितनी होंगी? 3/5। इतना समझ में आया है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला है टोटल परमानेंट एम्प्लॉय 740 है, ठीक है। टोटल स्थायी कर्मचारी 740 हैं। तो अब देखो, इस बार क्या हो रहा है कि यहां पे अलग संख्या है और यहां अलग संख्या है, मतलब रेशो में बोल रहे हैं कि टोटल पुरुष 2 हैं, है ना, लेकिन यहां पे इनका टोटल कितना आ रहा है? 8। तो ये थोड़ा सा अलग है। आप मुझे बताएं कि पुरुष कितने हैं? 2, है ना। उसमें से परमानेंट कितने हैं? 5/8। 2 में से 5/8 क्या है? परमानेंट है। इसी प्रकार महिलाएं कितनी है? 1। उसमें से परमानेंट कितनी है? 3/5। और ये सब लोग कुल मिलाकर ही कितने हैं? 740। ये आया समझ में, है ना? चलो, ये आपका बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो ये बनेगा 5/4 और ये बनेगा आपका 3/5। इधर आ जाएगा आपका 740। ये हो जाएगा 25 और 12, ये आ जाएगा 37 और अपॉन में 20। एलसीएम लिया है मैंने, कुछ नहीं करा है। एलसीएम 20 आएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 × 5 25, 4 3 12, 25 + 12 37, है ना। तो ये जो आपको 740 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनका भिन्न में मान है 37/40। तो 37 से कैंसिल हो जाएगा क्या? कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 20 बार। और 20 और 20 कितना हो जाएगा? 400। तो आपको 1 की वैल्यू 400 मिल गई है, जबकि टोटल एम्प्लॉय कितने? ये 1 की वैल्यू है, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहली बात पता चली कि यहां पे रियल में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 1200 है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला है? पूछा क्या है? 7/15 कर्मचारी की संख्या और अस्थाई महिला, मतलब दोनों में अंतर देखना है। तो टोटल एम्प्लॉइज हैं 1200। इसका अगर आप 7/15 निकालोगे तो कितना आएगा? 15 से कैंसिल होगा, ये 80 बार, मतलब 560। अच्छा, अब आ जाओ महिलाओं पे। 1200 में से 2 और 1, 1200 को 2 और 1 3 से बांटोगे, या डायरेक्ट देख लो, एक की वैल्यू 400 थी, तो महिलाएं कितनी यहां पे? 400। और पुरुष कितने हैं? 800। अच्छा, 400 महिलाओं में अस्थाई महिलाएं, मतलब टेम्पररी महिलाएं कितनी है? 2/5। तो इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 80। 80 का दुगना कर दोगे तो 160। अब देखना जरा, आपको यह पता है, उन्होंने देखो आखिरी में चीजें पूछी किस तरीके से। आपसे कहा है कुल कर्मचारियों का 7/15 कितना होता है? 560। और टेम्पररी महिलाएं कितनी है? 160। दोनों का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। 560 में से 160 आपका जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 400। सिर्फ कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवाया गया है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है।
समझ में आया क्या? बताऊं एक बार और समझ लेते हैं। शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत हुई है कि टोटल 2/3 पुरुष हैं। 2/3 पुरुष का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल मेन और विमेन 3 हैं तो पुरुष 2 हैं, महिला 1 है। अब जितने आदमी हैं उसमें 3/8 टेम्पररी हैं, तो 8 में से 3 अगर टेम्पररी हैं तो परमानेंट कितने हुए? 5/8। और जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से 2/5 टेम्पररी है, सो परमानेंट कितनी हुई वहां पे? 3/5। फिर उन्होंने बोला कि टोटल परमानेंट लोगों की संख्या 740 है। तो मुझे बताइए कि टोटल मैन 2 हैं, इसमें से परमानेंट 5/8 होंगे, तो 2 का 5/8 और 1 का 3/5, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। तो 2 का 5/8 और 1 का 3/5, टोटल परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे 740। इसको कैलकुलेट किया, 1 की वैल्यू 400 आई, 800 मैन है और 400 विमेन है, टोटल एम्प्लॉइज आपके हो गए 1200। नाउ फिर उन्होंने चीजें थोड़ी घुमाकर पूछी। कुल कर्मचारियों का 7/15, टोटल एम्प्लॉइज का 7/15, तो 7/15 आया 560। ये जो लोग हैं ये टेम्पररी महिलाओं से कितना ज्यादा है? तो महिलाएं कितनी है? 400, टेम्पररी कितनी है? 2/5, इनसे कितना ज्यादा है, मतलब डिफरेंस बताना था। आंसर आएगा 400। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। एक और सेम क्वेश्चन है ना? अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। इसके आगे का भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? नहीं दिया था? ठीक है। कोई आप में ऐसे हैं क्या जिनका आज फर्स्ट डे है? ऊपर से जा रहा होगा आपके, क्या आ रहा है समझ में? आ रहा है? और कोई? ठीक है। देखो मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परसेंटेज चालू होगा। तो और भी कोई ऐसा है जो बीच में है या कहीं है? इधर आ जाओ आगे। तो मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करो, कोशिश तो करो। दो 240। एकदम सेम क्वेश्चन है ना? ओके, ऑनलाइन में 225 आंसर आ रहा है, और इधर आया किसी का 22.5, अब वही होगा 225। अच्छा, बता दूं? देखिए स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। जरा आप थोड़ा बोलते जाएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। तो यहां पे 2 प्रकार के लोग हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। और आपसे कहा है 4/9 लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां कितनी है? 4, तो लड़के कितने हुए? 5। तो अभी तो टोटल कितना आएगा? 9। यही मतलब हुआ ना? 9 में से 4 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 5 होंगे। अच्छा, लड़कों की संख्या का 3/5, चलो इनमें हम डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ 12 साल से ज्यादा हैं, कुछ 12 साल से कम हैं, है ना? तो कुछ लोग 12 साल से ज्यादा हैं, कुछ लोग 12 साल से कम है। प्लस मतलब 12 से ऊपर, माइनस मतलब 12 से कम। इधर भी प्लस और माइनस, कुछ भी लिख लो जो आपको लगे। लड़कों की संख्या का 3/5 12 से कम है। 12 से कम है, कितने हैं? 3/5। और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 से ज्यादा है, तो ये 12 से ज्यादा है। अब मुझे बताओ यहां क्या आएगा?
12 से ऊपर कितना आएगा? 5 में से 3 12 से कम है तो 12 से ज्यादा 2/5 होंगे। 12 में से 5 12 से ज्यादा है तो कम कितने होंगे? 7/12। ये तो अब समझ में आने लगा। अच्छा, अब आपसे बोला है कि 12 वर्ष से कम टोटल बच्चे 480 हैं, 12 से कम। तो मुझे बताओ लड़के 12 से कम कितने हैं? 5 का 3/5। और लड़कियां कितनी हैं? 4। और 12 से कम कितनी है? 7/12। और ये सब लोग मिलकर कितने हैं? 480। कोई दिक्कत है ना? ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 3 बचेगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 7/3 बचेगा। 3 3 जा 9, 3 और 3 9, 9 में 7 जुड़ेगा, ये आएगा 16/3। बराबर में आपका 480 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से कैंसिल होगा ये 30 बार, 3 और 30 का गुणा होगा 90। 1 की वैल्यू अगर 90 है तो आप 90 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? 810। स्कूल में कुल छात्रों का 5/18। चलो इस बार आसान है। टोटल बच्चों का 5/18 क्या आएगा? चाहो तो आप 18 से डिवाइड कर दो या 9 से ले लो, 9 से कैंसिल होगा 90 बार, 9 से 9 बार, 9 से 2 बार, और 2 से ये हो जाएगा कितना? 45। 45 का 5 गुना 225। ये आंसर है। आया समझ में? ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, और हर चैप्टर में जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो चैप्टर थोड़े से लेवल के ही रहेंगे, है ना? और अगर ये आपने कर लिए तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इससे आसान ही लगेंगे। टफ क्वेश्चन कर लो तो परीक्षा में आसान लगेगा, यहां आसान कर लो तो परीक्षा में क्या लगेगा? टफ लगेगा, है ना? भाई मान लो आपको 50 किलो वजन उठाने का आपका कोई एग्जाम है, और मैं कहूं कि आप तो 100 उठाने की प्रैक्टिस करो, तो ये ज्यादा अच्छा है कि 50 उठाने की प्रैक्टिस करें? 100 उठा के जाएंगे तो 50 तो कोई भी उठा देगा, है ना? लेकिन एग्जाम में जाके अगर उन्होंने प्लान चेंज कर दिया कि भाई हमने 50 बोला था लेकिन अब हमने वजन 80 कर दिया है, तो फिर 50 वाले वहां पे धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा ज्यादा करके जाओगे वो चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए, है ना? आप जब घर से निकलते हो तो हमेशा अपनी जेब में पैसे रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो ना? क्यों रखते हो? खर्चा करने का प्लान नहीं होता आपका, लेकिन पैसा तो रखते हो ना? क्यों रखते हो? जरूरत पड़ गई तो, है ना? गाड़ी पंचर हो गई तो, भूख लग गई तो, कुछ मनी हो गया कुछ लेने का तो करने का कोई प्लान नहीं है पर हो गया तो इसलिए अगर एग्जाम का लेवल ज्यादा आ गया, क्वेश्चन टफ आ गया, तो बेटर कि थोड़ा सा टफ हम प्रिपेयर्ड रहें। नेक्स्ट, ऐसा हम अब जो 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हमने पहले किए हैं, है ना? तो ये आपसे बनेंगे, और जिन्होंने पुरानी 2-3 क्लासेस नहीं की है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं डायरेक्ट हो सकता है क्या? डायरेक्ट नहीं हो सकता, इतना आपको करना ही पड़ेगा। चलो देखें, महिला और पुरुष का अनुपात, पहले महिला लिखा है मतलब विमेन, और बाद में मैन लिखा है, और इनका रेशो कितना है? 7:5। फिर कुछ पुरुष और महिला आ गए, महिलाओं की संख्या 28 बढ़ गई, और बाद में इनका जो नया रेशो बना, अच्छा बाद में देखो उल्टा लिखा है, पहले महिला लिखा है यहां पुरुष लिखा है, और बाद में पुरुष पहले है महिला बाद में है, तो महिला का रेशो कितना है? 7 है, और पुरुष का रेशो कितना है? 10 है। ऐसे ही हो रहा है ना? और अगर शुरुआत में कुल लोग 336 थे, तो चलो ये तो पता चल गया कि शुरू में कितने लोग थे टोटल? 336। चलो 7 और 5 हो गया आपका 12, 12 से कैंसिल करोगे तो 12 से कितनी बार कैंसिल हो
जाएगा 12 दूनी 24, बचेगा 9 और 6 28 आएगा क्या, है ना। 28 का अगर 5 गुना करोगे तो 140 पुरुष है, और 28 का अगर 7 में गुना करोगे तो 100 क्या हो गया, ठीक है। 28 का 5 गुना 140 में 56 और जोड़ दो, मतलब 196 आएगा क्या, है ना, 196 आ गया। ये महिलाएं हो गई, ये पुरुष हो गए। महिलाओं की संख्या 28 बढ़ गई, महिलाएं 28 बढ़ गई, मतलब आप इसमें 28 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कितना, 4 कैरी हो जाएगा 1, 2 और 2, 224 महिलाएं अब हो गई। तो अगर 7 की वैल्यू 224 है, ये नया रेशो है, ये पुराना है, नए रेशो में 7 की वैल्यू 224 है, तो अगर ये 7 के बराबर है तो 1 बराबर क्या होगा, 32 होगा क्या, और 1 बराबर 32 होगा तो 10 बराबर 320 होगा, मतलब पुरुष कितने हो गए अब 320 थे, कितने कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए 140 के बाद 240, 100 और कितने 180 बढ़ गए क्या, यही आंसर होना चाहिए आपका, और क्या। नहीं आया समझ में, आ गया, याद है एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था पहले, है ना, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं और ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला यहां पे कहा गया है कि मेन और विमेन और मेन का रेशो, महिला और पुरुष का अनुपात 7:5 है, कुल संख्या 336 है, 7 और 5 12, 12 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू, हमेशा रेशो में 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू 28 है, 28 7 जा 28 5 जा, आपके पास आदमी आ गए 140, महिलाएं आ गई 196, और प्रश्न में लिखा है 28 महिलाएं बढ़ गई, तो 28 बढ़ गई मतलब कितनी हो गई 224, तो ये बढ़ने के बाद का रेशो है, और अगर दोनों रेशो में से किसी भी एक की वैल्यू पता है तो दूसरी हम पता लगा सकते हैं। 7 की वैल्यू 224 है, 1 की वैल्यू 32 है, तो 10 की वैल्यू 320, मतलब आदमी 140 से 320 हो गए, कितने बढ़ गए 180, ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझने के बाद आपको सब आसान लगेगा। कर सकते हैं पर उससे कुछ नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व करके, आपको याद होगा हमने ये क्वेश्चन पहले किया था, कैसे किया था, 1:4 है, 1:3 है, 1:2 है, ये लगभग 20वां 22वां प्रश्न हमने कैसा किया था क्लास की शुरुआत में, और मैंने कहा था कि ये 10% बढ़ गया तो आप इसको 110 कर लो, याद आया क्या, 8% बढ़ गया तो 108 कर लो, 5% कम हो गया तो 95 कर दो, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन इससे मिलेगा क्या, इससे आपको मिलेगा नया अनुपात, कि नया रेशो क्या बनेगा, लेकिन यहां पूछा है क्या, आप रेशो निकाल के करोगे क्या, पूछा ही नहीं है तो क्यों निकालोगे आप, तो आप इस मेथड से नहीं कर पाओगे, है ना, ये रेशो निकालना होता तब काम आती। अब देखिए जो इसका तरीका है, भाई देखो पहले खर्चा 432 था, उनका एक्सपेंडिचर बड़ा कम हुआ, ओवरऑल कॉस्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ा, ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, आ रही बात समझ में। तो देखिए आप यहां पे इनको मान लीजिए, जैसे 432 है ना, तो आप मान लो कि एक 400 है, एक 300 है, और एक कितना है 200 है, ठीक है। अब आपसे पहला खर्चा 10% बढ़ा, तो 400 का 10% 40 होता है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 440। दूसरा खर्चा 8% बढ़ा, 8 3 जा 24, मतलब ये 324 हो जाएगा, और तीसरा 5% कम हुआ, 5% 10 होगा, इसका कितना हो जाएगा 190, इतनी बात समझ में आई।
अब मुझे इतना बता दो कि पहले इनका योग कितना था। 4 + 3 + 2 मतलब कितना। पहले आपका टोटल खर्चा 900 होता था, तो अब कितना हो रहा है। इनको जोड़ो जरा तीनों को, तो ये आ रहा है कितना, 954। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि खर्चा बढ़ा कि कम हुआ। बढ़ा। कितना बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 900 पे। और इंटू कर दोगे आप 100 का, तो आप कहोगे ओवरऑल 6% खर्चा बढ़ा है। इतना सा करना है। समझ गए। आप कुछ भी मान लो। आप देखो, अगर आप 4 रुपए 3 रुपए 2 भी मान लेते तो ये आंसर, ये सब पॉइंट में आता, आंसर उससे भी आएगा। पर हम अपनी सुविधा के लिए भाई मानना ही है, तो ऐसी संख्या मानो कि कैलकुलेशन कम हो, तो कुछ भी मान सकते हो। आप इसको 40 30 20 मान लो, 4000 3000 2000 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हर केस में सेम आएगा। ठीक है, आया समझ में। बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, एक ये और इसके बाद वाला भी। याद आया क्या। वो भी सेम है। आया क्या याद, इतना ही बता दो। आ गया ना। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने वो नहीं पढ़ा होगा ना, ये मैं पहले बता चुका हूं, और शायद पहले भी इसके 2 क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बाकी लोगों का तो आंसर आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है। इनकम एक्सपेंडिचर का रेशो है 567। और अनमोल अपनी आय का 20% बचाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, ये बचत है। मतलब अगर अनमोल की इनकम 5 है तो एक्सपेंडिचर 4 होगा, तो सेविंग्स कितनी होगी, 1 होगी। इतना ही मेन काम रहता है, बाकी तो फिर आपको पता है। करोगे या बता दूं। नन ऑफ दीज आ रहा है। नन ऑफ दीज आ रहा है। चलो देखो, हमने इसके 2 क्वेश्चंस पहले करे थे, दोनों में हमने क्या सीखा था उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे किस इंसान की बात हो रही है, अनमोल की। और आपसे बोला है अनमोल अपनी आय का 20% बचाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 का मतलब अगर 5 कमाता है तो 1 बचाता है, मतलब खर्चा कितना करता है, 4। उसकी इनकम 5 होनी चाहिए और खर्चा 4 होना चाहिए, है ना। तो हमने ये सीखा था कि पहले तो इन दोनों को बराबर करते हैं, तो ऊपर आप 7 का गुणा करोगे, है ना, और नीचे किसका गुणा करोगे, 6 का। तो ये हो जाएगा 42, ये भी हो जाएगा 42। फिर हम बराबर करने के बाद इनकम को 5 से गुणा कर देते हैं और एक्सपेंडिचर को 4 से करते हैं। मतलब ओवरऑल आपको ऊपर 35 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपको 24 का मल्टीप्लाई करना है। ये आपको समझ में आया होगा। पहले बराबर करने के लिए नीचे 6 ऊपर 7, और इनकम को 5 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, एक्सपेंडिचर को 4 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई। अब सब में कर दो, 35 का 4 गुना बोलो। चलो ये हम लिख लेते हैं, 35 का 4 गुना बोलो 140, 5 गुना बोलो 175, और 35 का 6 गुना बोलो
अरे यार तुम लोग रहने दो, 210 आएगा ना, कुछ भी बोल रहे हो। 24 का 5 गुना 120, 6 गुना 144, 7 गुना 168। ठीक है, अब बस माइनस करना है। इनका डिफरेंस कितना आएगा 20, इनका डिफरेंस कितना आएगा 31, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 30, 40, 40, 50, 52। कैंसिल हो रहे हैं क्या? बस तो यही आंसर है, 20, 31, 52। नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा। कहां पे 42 आएगा? 70, 40, 42, यस 42 आएगा। ठीक है, हम्म, क्या आया समझ में? देखो क्या बोला मैंने, 7 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे, इनकम को 5 करने के लिए 5 का गुणा, एक्सपेंडिचर को 4 करने के लिए 4 का गुणा। बाकी इसको मैं पहले डीप में बता चुका हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। सेम एक और क्वेश्चन हम लेंगे और इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे जल्दी से। इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा क्या है कि रेशो निकालने के बाद आपको 8,000 रुपए को भी बांटना है, तो आप उतना तो करोगे ही और लास्ट में 8,000 रुपए को बांटोगे भी। कर लेना भाई, इस बार नाक मत कटाना मेरी, है ना। 4 क्वेश्चन हो गए एक जैसे। हम्म, बिल्कुल सही है। हम्म, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, टाइम खत्म। यहां पर देखिए अब जरा, आपसे 3 लोगों के बारे में कहा गया है ए बी सी, और इनका रेशो कितना है 5, 7 और 4। ठीक है, और ये इनकम है, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, वो है आपका 6, 5, 3, 6, 5 और 3। ठीक है, फिर आपसे कहा है ए अपनी आय का 20% बचाता है। वापस वही बात है कि इनकम अगर 5 है, एक्सपेंडिचर 4 है, सेविंग्स कितनी होगी 1 की। किसकी बात चल रही है इस बार? ए की। तो हमें ए को सेम करना है। 5 है, 6 है, तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का, ताकि दोनों बराबर हो जाएं, और इसको 5 करना है और एक्सपेंडिचर को 4 करना है। तो ओवरऑल आप ऊपर किसका गुणा करोगे? 30 का, और नीचे किसका गुणा करोगे? 20 का। ये तो बहुत अच्छा हो गया, है ना। 30 और 20 का गुणा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो ये हो गया कितना आपका 150, फिर कितना 210, फिर कितना 120, फिर इधर 20 का गुणा करेंगे तो 120, 100 और 60। चलो, फिर इनको देख लेते हैं। माइनस करेंगे, इनकम माइनस, माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और हमें बचत चाहिए। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचत आएगी। ये कितना है 30, ये कितना है 110, और ये कितना है 60। तो रेशो और बन रहा है इनका 3, 11, 6। तो 3 और 11 14 और 6 20, और टोटल पैसा कितना है 8,000। डिवाइड करोगे तो एक बराबर कितना आएगा 400, है ना। तो व्यक्तिगत बचत बताइए, तो 400 का 3 गुना
1200, ठीक है। फिर 400 का 11 गुना 4400, 4400, और ये आ गया 2400। सी आपका एकदम सही आंसर है, 1200, 4400, 2400। कितने लोगों का आंसर आया और आने वाला था? ठीक है, कहां पे? यहां पे? अच्छा, 3 और 2 कर दें? हाँ ठीक है, कर सकते हैं। वो तो एक ही बात है, अगर दोनों में 0 हटा दोगे तो यहां सबसे 0 हट जाएगा। कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने का है, बाकी ये दम भी है क्वेश्चन में। दिखने का तो है ही, कैलकुलेशन भी है। हाँ, तुम तुक्का ही मारो। पढ़े अच्छे से। बता दूं? पढ़ लिया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन भी पढ़ा कि नहीं? खो गया ये लड़का तो कहीं पे क्वेश्चन को देख के। देखिए, x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शन है x 12.8 और 64.8 का, और y 38.4 और 57.6 का थर्ड प्रोपोर्शन है। तो आपको 2x रेशो y की वैल्यू बतानी है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चलो देखो, आप तो इधर 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती। आपको मध्यानुपाती वाला कंसेप्ट भी याद दिला देता हूं, कुछ नए बच्चे हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि ये कहां से होता है। इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई, a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। तो b को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, मध्यानुपाती, ये प्रथम और द्वितीय है। और फिर तृतीय अनुपाती का कंसेप्ट भी सेम यही लगता है, बी दोनों में कॉमन होगा और इधर आपका सी आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई और इनका, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो देखना जरा, आपको यहां पे कहा गया है कि एक्स मध्यानुपाती है, मतलब ये आपका मध्यानुपाती है एक्स, ठीक है। और एक किसी को भी ले लो, एक है 12.8 और दूसरा कितना है 64.8, और अगर यहां पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, इससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब ए जो है थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी होता है। तो एक बी है और एक ए है, इसको हम ए कहेंगे और इसको हम बी कहेंगे, और ये हमारा सी है जो हमें निकालना है। इसी प्रकार ये यहां पे ए था, ये यहां पे बी था, सॉरी ये सी था और बी आपको निकालना था अगर इनकी भाषा में देखें तो ए कितना है आपके पास और बी कितना है? बी है 57.6, 57.6 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे करोगे आप? 38.4 से। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे y मिल जाएगा, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे। करें कि मैं बताई दूं आगे भी? चलो देखो, तुम तो इधर 12.8 को पहले तो आप एक काम करो, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब नीचे दो आ जाएंगे, है ना। 128 को क्या आप 16 8 लिख सकते हो? 16 के पहाड़े में 8 बार आता है क्या? और 64.8 को देखो, हम ये क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है, तो हम ये तलाश रहे हैं कि इनके अंदर कोई स्क्वायर है क्या। इसको अगर मैं तोड़ूंगा, मान लीजिए 8 से डिवाइड करूं, तो ये 81 इंटू 8 होगा। बोलो, 81 इंटू 8 होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 8 दो बार है तो एक 8 बाहर निकल जाएगा। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। और 100 किसका वर्ग होता है? ये बाहर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 9 इंटू 8 72, और 72 का 4 टाइम्स, 72 का 4 गुना,
72 का दुगना 144, 144 का दुगना 288, और 10 का भाग दोगे तो 28.8। ये पता है किसकी वैल्यू है? x की। नहीं आया समझ में? आया? कुछ नहीं करा हमने, दशमलव के 2 जीरो थे उनको इधर कर दिया। 128 16 8 होता है, 648 81 इंटू 8 होता है, 8 दो बार है, एक बाहर 16, 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 का, 9 इंटू 8 इंटू 4 288 डिवाइडेड बाई 10 28.8, ये x मिल गया। चलो y पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप एक काम करिए, हाँ 9 पॉइंट, बस 9.6 ही आ रहा है। चलो ठीक है, फिर भी सॉल्व करते हैं, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाय ये कितना है आपका? 38.4। अब देखो डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं तो इनको नीचे ले लो, और ये 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 576 डिवाइडेड बाय 384, नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर आपका 1 जीरो है ना। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, ये 4 और 6 मत देखो। आप मुझे बताओ 38 के बाद 57 किसी के पहाड़े में आता है क्या? 38 के बाद 57 किसी के टेबल में आता है क्या? 19 का होता है। तो ये बताओ कि क्या 192 का ये डबल है और ये 192 का ट्रिपल है? आया समझ में? 192 का डबल, 192 का ट्रिपल। अच्छा, फिर इसको कैंसिल कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 8 और 2 8, यही आएगा। 288 का हम 3 गुना करेंगे, तो 288 का 3 गुना करेंगे तो 28 84 और 24 86.4, यही आएगा क्या? बोलो। अरे समझ में आ रहा है कोई तुम लोगों को? आ रहा है ना? ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, 576 576 384 कैलकुलेशन है। अब आपको दिक्कत क्या है? पहाड़े याद नहीं है। 19 अभी आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि 38 और 57 किसके पहाड़े में आता है, तो दिक्कत तो होगी, है ना। चलो, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिल चुकी है। आपसे पूछा है 2x रेशो y, 2x रेशो y, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 28.8, और y कितना है? 86.4। अब इनका रेशो बनाना है, तो आप फिर एक बात देखिए, 2 से इसको कैंसिल कर दें क्या? 28.8 है, देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा तो इसको छोड़ दो, रेशो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 4 3 2। और ध्यान से अगर आप देखें, अब फिर एक चीज आप ध्यान से देखें, अगर आपको पहाड़ा याद हो, 144 का पहाड़ा याद है? 144 का ये दुगना होता है और ये 3 गुना होता है, तो आंसर आपका करेक्ट आएगा 2:3, 2:3। नहीं आए समझ में? कैसा लगा सवाल? बढ़िया लगा? चलो भगवान करे आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आए। फिर तुम लोगों ने तो कहा अच्छा लगा, कहा तुक्का सही गया, तुमने 4 और 5 बोला था, इतना तो याद है यार हमें भी। हाँ 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 हाँ। चलो भाई ऑनलाइन वाले, आया समझ में? क्या समझ में आया? सवाल समझ में आया? बढ़ जाए आगे। सिर्फ कैलकुलेशन था, 28.8 कैसे आया ये आप समझ गए, इसको कैलकुलेट करा और बस वैल्यूज रखिए, है ना। अब क्या होता है, आपको क्वेश्चंस को आसान बनाना सीखना चाहिए। आप अगर मेरी जगह आप होते तो पता है आप क्या करते? अगर आपको 288 और 432 को काटना होता ना, तो आप इतने महान बच्चे, आप 2 से शुरू होते, 2 एकम 2, 2 से 4 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 6 बार, फिर 2 से भाग जा रहा है तो फिर 72 बार, फिर इसको 108, फिर 2 से भाग जा रहा है 36, करते जाओगे जब तक वो बेचारे मरेंगे नहीं, मारते ही जाओगे उनको। तो आंसर तो आएगा लेकिन टाइम कितना वेस्ट होगा। तो ऐसे केस में हमेशा ना थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे लोड दो। अब मैंने कैसे सोचा, देखो हमने देखा कि यार 28 और 43, 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, है ना। और यहां पे अगर मैं 144 कर लूं तो 144 का ये डबल होता है और 144 का ये ट्रिपल होता है, तो तुरंत कैलकुलेशन होगा
एक बार में 2 और 3 का रेशो आ गया, है ना। तो हम छोटी छोटी चीजों से ही समय बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम काटते जाएं, आंसर तो आएगा, लेकिन टाइम बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने क्या किया, हम थोड़ा सा रुके, नहीं तो फिर आप अगर यहां होते तो फिर 2 से चालू हो जाते। तो हम थोड़ा सा रुके कि यार 384 है, 576 है, 38 और 4 के बाद 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। दिमाग चला कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 99.99% जो इस प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं या संख्याएं होती वो हमेशा आसानी से एक दूसरे से कैंसिल होने के लिए ही बनती है ना। तो आप पहले से ही कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ये इससे कटेगा, तो फिर वैसा सोचेंगे हम, क्योंकि वो देंगे ही ऐसी संख्या जो एक दूसरे से कैंसिल होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिनके ऊपर से जा रहा है वो बस 10 मिनट और रुको, फिर सब समझ में आएगा तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद। 2145 ये प्रोपोर्शन है ना, पढ़ो चलो आप, ए बी सी और डी। और मैंने आपको बताया था ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी, बी इंटू सी। बता दूं क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है क्या आंसर? कहां तक पहुंचा है? एक्स निकाल लिया क्या? 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 30 है। ठीक है ठीक है। इतनी देर में 4 सवाल करने हैं? चलो आप मेहनत करो। 2145 रेशो एक्स रेशो 3003 और 42, है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलो इधर चलते हैं। एक्स 2508, वाई और 11704। ठीक है। हम्म हम्म। चलो अब सब लोग जरा जिस भी स्थिति में आप रुक जाएं, है ना, आंसर आ रहा है तो भी आप रुक जाएं। 140 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आपको इतना सारा टाइम इस प्रश्न पे खराब नहीं करना था। और अगर आपने इतना टाइम इस क्वेश्चन पे दिया, मतलब जिसने पेपर बनाया है उसका उद्देश्य पूरा हो गया, है ना। वो चाहता था कि आपका समय खराब हो और बखूबी आपने अपना समय खराब किया है। एक चीज याद रखें कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ दिख रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, मतलब समझ जाओ कि उसमें कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रश्न बनाने वाले को भी पता है कि अगर इसको मेथड से वास्तव में इसको आप करोगे तो 3 4 5 मिनट तो लगने ही है।
ठीक है। और कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो इतने ज्यादा देर के लिए नहीं देते हैं। मतलब उन्होंने अगर इस क्वेश्चन को लेंदी बनाया है, मतलब कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ना कोई लॉजिक यहां पे जरूर होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या हो सकता है। a इंटू डी, मैं इस क्वेश्चन को पता है यूनिट डिजिट से करूंगा, इकाई अंक से। देखो कैसे, सिर्फ यूनिट डिजिट देखो। यहां a की वैल्यू क्या है 5, यहां कितना है 2, तो 5 इंटू 2, ये चल रहा है ना a इंटू डी और b और c। b कितना है x है, और c कितना है 3 है। ये कितना है 10 है, और ये कितना है 3 है। मुझे ये बताओ x की वैल्यू कुछ भी हो, यहां लास्ट में क्या आ रहा है, तो x की वैल्यू जो भी आएगी 0 तो आना ही पड़ेगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर इधर 10 आ रहा है भाई, जब आप 2145 और 42 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट तो 0 आएगा, 10 नहीं आएगा, लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो इनका गुणा अगर आखिरी में 0 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई होने पे भी लास्ट में 0 आना चाहिए, है ना। तो ये तो ऑलरेडी 3 है, मतलब x एक ऐसी जरूर संख्या होगी जिसके लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो काम खत्म, इधर चलो। तो आप मान लो कि x की जगह जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 0। चलो वापस से a और d का मल्टीप्लाई 0 इंटू 4, ठीक है, और 8 इंटू वाई। अब मुझे बताओ कि इनका मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, तो 8 को किसी ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 0। अब 0 आने के दो चांसेस हैं, y की जगह 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है ना। 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, और दोनों ऑप्शन कभी साथ में देंगे नहीं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उसके लास्ट में या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो यहां पे 5 तो किसी में नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब सी इसका सही आंसर है। नहीं आया समझ में? आया? तो अगर ऐसा टफ क्वेश्चन है, मतलब समझ जाओ कि कोई लॉजिक वहां पे काम करेगा। हमने पूरा यूनिट डिजिट से सॉल्व किया, एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो आप एक बात समझिए, ए और डी का मल्टीप्लाई बी और सी का होता है। अब आप इतना लिखे बिना भी कर सकते थे। कैसे? 5 और 2 का गुणा किया तो 10 आया, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, तो 3 के साथ किसी ना किसी 0 का ही गुणा करना पड़ेगा। मुझे पता चल गया x की जगह 0 आना कंफर्म है ना। फिर जब 0 और 4 का गुणा करेंगे तो 0 आता है, तो 8 के साथ किसी ना किसी संख्या का गुणा करेंगे, लेकिन ये इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या में 5 का गुणा या 0 का गुणा करने पे 0 आता है। जो भी आंसर आएगा लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा, और एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो दोनों ऑप्शन दे दे, ठीक है। और अगर देगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, जनरली ऐसा होगा नहीं। तो या तो लास्ट में 5 आएगा 0, 5 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है, 0 वाला एक ऑप्शन है, सी आपका आंसर आएगा। आएगा ही नहीं, पहली बात तो ऐसा करेंगे ही नहीं वो। अगर टफ क्वेश्चन देंगे तो वो उसका कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर देंगे। आया मजा? बढ़े आगे। चलिए ये अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, हैप्पी एंडिंग करेंगे और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले पढ़ो, ये क्वेश्चन वाकई में इजी है, ये वास्तव में इजी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये किस किस लेवल का, ये कौन से एग्जाम का होगा? ये एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल का है, सीजीएल का भी नहीं है, ये सीएचएसएल का है। चलिए एक स्टूडेंट बोल रहे हैं जय माता दी लगा देंगे सर हम तो, एक बोल रहे हैं बीपी बढ़ गया हमारा तो। तुम लोगों को तो मजा आता होगा जादू देखने में, इधर लिखा रहा है कोई दिख ही नहीं रहा है, कैसे लिख रहा है? हाँ, अच्छा।
कई लोग सोचते होंगे ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, लिख आ रहे हैं, दिखवा रहा है, लेकिन लिखने वाला दिख नहीं रहा है। यही तो कैमरे की क्वालिटी है। वो कैमरा बोर्ड को लेता है, उसके सामने जो खड़ेगा उसको नहीं लेता वो। ठीक है। हाँ, ये घड़ी की खासियत है। क्या? जिस दिन ये घड़ी पहन के नहीं आऊंगा ना, उस दिन मैं यहां दिखूंगा। और ऐसी मेरे पास 5 घड़ियां हैं। ठीक है। देख लेना। नहीं, अभी उतारूंगा तो उधर दिख जाऊंगा ना। चलो देखो इधर, आपसे कहा गया है कि ये इनकम का रेशो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है। बी, यदि बी के व्यय का 90% ए की इनकम के बराबर हो। आप तो एक छोटा सा काम करो, इसको कहां से तिर्यक गुणा, कुछ कुछ भी करो। इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, है ना। इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो। चाहो तो 200, 300, 100, 200 जो मानना है मान लो। क्या बोला है? बी के व्यय का 90%। मुझे आप बताओ कि यहां पे बी का खर्चा कितना है? 20 है। बी के खर्चे का 90% कितना होता है? 18, है ना। बी के खर्चे का 90% ए की इनकम के बराबर है। मतलब बी का 90% जो 18 है वो ए की इनकम है। तो ए की इनकम कितनी है? इसको चलो, इसको आप, ठीक है, इसको थोड़ी देर से लिए आप इसको 20 और 30 लिख के रख लो यहां पे, या आप इसको भी छोड़ दो क्योंकि हम इससे ये मान लेंगे ना। आप इधर मत मानो, इधर आप 18 ले लो। ये तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल रही है ना, तो इधर मानने की जरूरत नहीं है। बी के खर्चे का 90% मतलब 18, ये ए की इनकम के बराबर है। 2 बराबर 18, 1 बराबर 9, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा क्या? अब मुझे ये बता दो आप सभी कि पूछा क्या है? बचत। ए और बी की आपसे पूछी है बचत, मतलब सेविंग्स। तो मुझे ये बताइए, मैं जो पूछूं वो बोलो आप। तो ये 18 क्या है? किसकी? और ये 10 क्या है? तो 18 कमाता है, 10 खर्चा करता है, तो बचाता कितना है? और ये कितना कमाता है और खर्च कितना करता है, तो बचाता कितना है? आंसर सी। नहीं आया? तो इधर आपको मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि इधर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल ही रही है। ठीक है। कुछ लोग तो शौक शौक में चले जाते हैं क्वेश्चन के बाद, इन्हें तो भागने की जल्दी है। क्या? हाँ, कल टेस्ट है इनका, कितने बजे से? अच्छा चलो, अभी बता रहे हैं आपको, है ना। तो कल एक संडे की क्लास है, कल 9 बजे लाइव रहेगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगी, लेकिन आपको यहीं आके उसका लाभ उठाना है ना। चलो तो कदम करें। कैसा लगा रेशो एंड प्रोपोर्शन? आया मजा? इतना डीप में आपने पहले पढ़ा था कभी? नहीं पढ़ा था। अब आपसे सभी प्रश्न बनेंगे, और अब आप जो छोटी मोटी फेमस किताबें हैं ना, जैसे आर एस अग्रवाल, शारदा, इनके क्वेश्चन करोगे तो आपको वो अब हलवा लगेंगे, एकदम आसान लगेंगे, कि उन्हें तो करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, है ना। इसी प्रकार प्रतिशत हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। 2 मिनट रुकना है।
माता की।